Good morning, everyone. I hope you all are doing well and safe at your home. Student, today we will revise chapter 1, power sharing. And I want to tell you that we have started chapter number 7, lifeline of national economy from geography. But due to assessment 3, first of all, we will take revision, and after assessment 3, we will do our chapter lifeline of national economy. It is a not a vast chapter, so within 2 or 3 days, we will cover it. So, student, let's start the revision of power sharing. As the title suggests, power sharing, it means it is all about sharing of power. Now the question arise कि किस पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं और क्या पावर जो है उसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Student, I want to give you an example, simple example. In the classroom, suppose I choose a monitor, ठीक है, who will control the class. नाउ बच्चे, आपने देखा होगा कि हम एक मॉनिटर नहीं बनाते हैं. लैंग्वेज मॉनिटर अलग होता है, डिसिप्लिन मॉनिटर अलग होता है, ठीक है ना. तो कम से कम क्लास कंट्रोल करने पे भी हम 3 या 4 मॉनिटर हायर करते हैं. हमने अपने क्लासरूम में देखा होगा, अगर कभी टीचर के एब्सेंस में टीचर को कहीं जाना भी तो एटलीस्ट वो 2 बच्चों को तो ज़रूर खड़ा कर कर जाती है. इसका मतलब क्या है बच्चे, पावर तो शेयर हो रही है. ठीक है, हमारे स्कूल में और एग्जांपल लूँ तो एक पावर शेयर हुई है. पावर कैसे शेयर हुई है, मैम, देन मैम टू सुपरवाइजरी हेड, देन सुपरवाइजरी हेड टू टीचर. तो बच्चे, पावर तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अब हम यहाँ किस पावर की बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ क्योंकि चैप्टर है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सिविक्स से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स हम एक कंट्री, उस कंट्री में कौन पावर हैंडल कर रहा है, किसके हाथ में है. डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में भी क्या जो पावर है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं. इस चैप्टर में मेनली हमने ये पढ़ना है बच्चे. और आपका जो टॉपिक 1 है, इट इज़ ऑल अबाउट द बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड द मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका. मतलब आपको 2 स्टोरीज गिवन है, एक श्रीलंका की और एक बेल्जियम का एग्जाम्पल गिवन है, जहाँ से बच्चे हम पावर शेयरिंग को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. चलिए पहले बेल्जियम का लेती हूँ. एज वी नो दैट बेल्जियम, इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल. अब बच्चे, जो बेल्जियम एंड ब्रुसेल का एग्जाम्पल है, उसमें जो उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अब आप पूछेंगे मैम एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब, एथनिक का मतलब होता है बच्चे वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेजेस, ठीक है ना. उस चीज़ को लेकर जो वहाँ कॉम्पोजिशन हुआ हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और मेनली डिफरेंट क्या है, अगर मैं बेल्जियम की बात करूँ, कंट्री की बात करूँ, people mainly speak 3 languages. 59% people who are living in the Belgium, they spoke Dutch. ठीक है, then 40% French and only 1% German. इसका मतलब है बच्चे, मेजॉरिटी अगर कंट्री में मैं बात करूँ बेल्जियम में तो डच स्पीकर्स की हैं, क्योंकि वो 59% जो है वहाँ बोली जाती है. लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में मैं वहाँ की कैपिटल की बात करूँ, ब्रुसेल की बात करूँ, तो जो डच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है, विच इज़ द अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इन द majority. इसका मतलब है बच्चे, देखो बेल्जियम में जो डच स्पीकर है, डच इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, वो 59% है. लेकिन ब्रुसेल में इसके अपोजिट है. ब्रुसेल में जो है डच स्पीकर मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है. ब्रुसेल में इतनी नहीं बोली जाती है डच जितनी कि बेल्जियम में बोली जाती है. तो बच्चे, ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, और जिसको लेकर बेल्जियम में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए. क्यों क्यों झगड़े हुए, क्योंकि बच्चे जहाँ एक डच स्पीकर को ये लगने लगा कि वो क्यों अपनी पावर शेयर करेंगे, उनके हाथ में आ गई पावर, मतलब उनकी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, उनके आगे कोई और मैटर नहीं करता क्योंकि वो मेजॉरिटी में है. सिमिलरली बच्चे, सेकेंड एग्जाम्पल, अभी मैं बेल्जियम का और आगे डिस्कस करती हूँ जब बेल्जियन मॉडल आया था. पहले सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, श्रीलंका एंड मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. बच्चे, श्रीलंका, इट इज़ अ आइलैंड कंट्री
और जो है श्रीलंका का केस क्या था, वहाँ दो लैंग्वेजेस के लोग थे, एक थे सिन्हालास और एक थे तमिल। बच्चे 74% पीपल लिविंग इन श्रीलंका दे आर द सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% दे स्पीक तमिल। और बच्चे उसके बाद श्रीलंका में जैसे आपको पता है बुद्धिज़्म रिलीजन है, इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। लेकिन जो सबसे मेजर ट्विस्ट आया था श्रीलंका में बच्चे, वो भी देखो लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक एक वर्ड बहुत बार आएगा। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज बेस पे डिस्प्यूट्स होना। और बच्चे जो मेजॉरिटिनिज्म आया है श्रीलंका में, मेजॉरिटिज्म का मतलब है जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट, उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया और इस एक्ट में उन्होंने सिन्हाला विच इज़ अ लैंग्वेज, उनको एक ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिक्लेयर कर दिया। एंड बच्चे उन्होंने तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं देखो बच्चे 74%, क्योंकि वहाँ सिन्हाला स्पीकर्स थे, तो गवर्नमेंट ने भी किसका साथ दिया, मेजॉरिटी का साथ दिया ना। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा होते हैं। जैसे इंडिया में बच्चे मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो माइनॉरिटी उस पे है, स्टेटस पे, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। सिमिलरली बच्चे श्रीलंका में रिलीजन को लेकर नहीं, वहाँ लैंग्वेज को लेकर क्या था कि 74% सिन्हालास थे और 18% तमिल थे। और 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इसके साथ साथ बचे, अभी तो ये सिर्फ एक चेंज हुआ, 1956 के एक्ट के अंदर उन्होंने एक चीज़ और की, बुद्धिज़्म को एक रिलीजन बना दिया। मतलब श्रीलंका में सेकुलरिज्म ख़त्म करके उन्होंने क्या किया कि हर एक को बुद्धिज़्म फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे मेन चेंज बच्चे, जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो किसको दे दी गई, सिन्हालास को दे दी गई। है तो वहाँ पे देखो बच्चे सिन्हाला स्पीकर्स भी और तमिल स्पीकर्स भी, लेकिन सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगी, जिनको सिन्हाला आती होगी, जिनको सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तो विच वॉज टोटली रॉन्ग। 1956 का बच्चे जो ये क्वेश्चन है वो बहुत बार आ जाता है 3 मार्क्स में कि 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप लिए गए श्रीलंका में। फर्स्ट जो है सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। देन सेकेंड, ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशन वो सिन्हाला स्पीकर्स को दे दी गई। एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो द बुद्धिज़्म। एंड नाउ बच्चे जो श्रीलंकन्स थे, मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स वहाँ रह रहे थे, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। उनको भी कहीं लगा कि हाँ भाई सबने सिन्हालास को तो सपोर्ट किया, लेकिन जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और बच्चे एज अ रिजल्ट जो रिलेशनशिप थे, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हालास एंड द तमिल कम्युनिटी, it strained over time and it soon turned into the civil war। और बच्चे अब जो थे तमिल स्पीकर्स, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे सारी की सारी यूनिवर्सिटी पोजीशन या सब कुछ जो डिसीजन लिए गए वो किसके हक में लिए गए, वो सिन्हालास के हक में लिए गए। इसलिए बच्चे श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। अभी बच्चे हमने सिर्फ ये जो देखो बेल्जियम में और श्रीलंका में क्या कॉमन चीज़ पढ़ी है कि बेल्जियम में भी लैंग्वेज को लेकर ठीक है एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी स्टेटस था। मतलब 59% डच थे और लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं था। और मेजॉरिटी को क्या मिल रही थी, प्रेफरेंस मिल रही थी। और श्रीलंका में भी हमने सेम केस पढ़ा कि यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स को ही गवर्नमेंट ने उठाकर सब कुछ दे दिया। अब बच्चे इसका क्या सॉल्यूशन आया, ठीक है, इसका जब सॉल्यूशन आया तो इसका सॉल्यूशन अलग अलग था। बेल्जियम में तो क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स जो थे ना वो बहुत समझदार थे, उन्होंने एक बेल्जियन मॉडल बनाया। अभी मैं वो डिस्कस करती हूँ कि बेल्जियन मॉडल क्या था। उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की और वो एप्लीकेबल सबके लिए कर दी। इसका मतलब है बच्चे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, ठीक है। अगर उनके सामने एक प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उस चीज़ का सॉल्यूशन बहुत पीस के साथ निकाला। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में बचे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से बचे वहाँ पे डिस्प्यूट और बढ़ा। मतलब एक कंट्री ने तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया और एक ने, श्रीलंका ने सिविल वॉर को आगे लेड किया और कहा कि हाँ भाई हम अपना डिसीज़न जो है चेंज नहीं करेंगे।
तो बच्चे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है दैट कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच द बेल्जियंस एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी थी, इस वजह से ही तो थे कि कुछ लोग ये लैंग्वेज बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने क्या डील किया था। अब बच्चे पहले मैं आपको बता रही हूँ बेल्जियन मॉडल, फिर मैं बताऊंगी श्रीलंका का, ठीक है, कि श्रीलंका ने क्या किया। तो बेल्जियन मॉडल क्या था, ध्यान से सुनना बच्चे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, बेल्जियन मॉडल के ऊपर भी। बच्चे जो फर्स्ट पॉइंट है आपकी बुक्स में भी गिवन है ये, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच स्पीकर and the French speaker ministers shall be equal in the central government, and some special law require the support of the majority of the member from each linguistic group. It means no single community can make decision unilaterally. सबसे पहले बेल्जियन मॉडल में ये आया कि जो सेंट्रल की सरकार बनेगी बेल्जियम में, उसमें जो है जो मिनिस्टर्स होंगे फ्रेंच स्पीकर्स भी और जो डच स्पीकिंग है वो इक्वल होंगे, मतलब 5:5, 1:1 इक्वल में। ऐसा नहीं है कि 80 लोग ऐसे आ रहे हैं जो फ्रेंच बोलते हो, 20 ऐसे आ रहे हैं जो डच बोलते हो। नो, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकर्स एंड द डच स्पीकर इक्वल होंगे, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of the Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. Then बच्चे second, many power of the central government have been given to the state government of the two regions of the country, and the state government are not subordinated to the central government. और अब बच्चे वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे वैसे तो आपका टॉपिक जो है फेडरलिज्म में है, लेकिन इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की थोड़ी सी पावर ना लेकर निचली गवर्नमेंट को दी जाती है। मतलब अगर जैसे आप इंडिया में समझते हो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर लेकर स्टेट को दे दी जाती है। और बेल्जियम में भी ऐसा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को तो दी गई, और साथ में ये भी रखा गया कि दैट द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना है तो वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये दो मेन पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप करवा दिए बेल्जियन मॉडल में। फिर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर होंगे वो लैंग्वेज को लेकर इक्वल होंगे, डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर। इसके साथ साथ बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहाँ दी गई, स्टेट गवर्नमेंट में। अब बच्चे ब्रुसेल में, ब्रुसेल जो कैपिटल थी बेल्जियम की, द ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज मीन्स चाहे वो फ्रेंच स्पीकर है चाहे डच स्पीकर है, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल गवर्नमेंट कमिटीज एंड ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बच्चे देखो बेल्जियन मॉडल जो आया था, क्योंकि सिचुएशन बेल्जियम में अलग थी और ब्रुसेल में अलग थी। बेल्जियम में क्या थे, डच स्पीकर ज़्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल में ऐसा नहीं था। तो जब उन्होंने इक्वल सब कुछ किया ना, तो उन्होंने बेल्जियम में भी किया और ब्रुसेल में भी किया ये चीज़। ब्रुसेल में भी उन्होंने क्या कहा कि जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं दे हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनकी क्या होगी, इक्वल स्टेटस होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, नो मैटर कि यहाँ पे कितने लोग डच स्पीकर्स हैं या कितने फ्रेंच स्पीकर्स हैं। और इसके बाद बचे फिर एक पॉइंट आया दैट द पावर कैन बी apart from the central and the state government, there is a third kind of the government and which is called the community government. अब बच्चे क्या हुआ कि उन्होंने बच्चे उन्होंने अब कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की। जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट होती है ना बच्चे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो बच्चे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एक थर्ड गवर्नमेंट आई विच इज़ नॉन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और आपको पता है इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया लोगों के द्वारा, people that belonging to the one language community, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकर। इसका मतलब है इस सरकार को चूज़ करने का जो अधिकार है वो सबको इक्वल दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस वाले चुनेंगे या डच वाले चुनेंगे, नहीं, चाहे कोई डच स्पीकर है, चाहे कोई फ्रांस स्पीकर है, चाहे कोई जर्मन स्पीकर है, जर्मन स्पीकर सिर्फ 1% है, फिर भी उनको चांस दिया गया कि हाँ भाई आप वोटिंग दीजिए और कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज़ कीजिए। एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल
educational and the language issues. तो बच्चे दिस वॉज द बेल्जियन मॉडल. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, नो मैटर फ्रेंच है या डच स्पीकर है. देन वहाँ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई, थर्ड गवर्नमेंट आई, और जो थर्ड गवर्नमेंट थी वो किसने चुनी? वो तीनों लैंग्वेजेस के लोगों ने चुनी, नो मैटर कि कितने परसेंट से वो मेजोरिटी में थे या कितने परसेंट से वो माइनॉरिटी में थे. इसके साथ साथ बच्चे वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कुछ पावर जो है सेंटर के वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दी. एंड बच्चे ब्रुसेल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट आई इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रुसेल में और बेल्जियम में दोनों को क्या करना था? इक्वल करना था. मतलब एक में मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की थी तो एक में मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स की थी ना. तो इनमें इन्होंने बेल्जियम एंड ब्रुसेल को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया. बच्चे यहाँ आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है बेल्जियम से रिगार्डिंग टॉपिक. अब श्रीलंका का है. श्रीलंका की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि सिन्हाला स्पीकर्स थे, और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर अप हो गया कि जो 1956 का एक्ट था उसके अंडर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब सिन्हालास को दे दी गई. बुद्धिज़्म फोस्टर करेगा हर कोई. तो ये चीज़ें कंडीशन होने के बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि श्रीलंका का मैटर कैसे सॉल्व हुआ. चलो सिविल वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन सिविल वॉर का भी तो कोई रिजल्ट होगा. बच्चे श्रीलंका का जो केस है, मतलब श्रीलंका में फाइनल क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी बच्चे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपका होमवर्क क्या है? अब आपको बेल्जियम का जो ये मैंने आपको पावर शेयरिंग स्टार्ट करवाया है, क्योंकि इससे पहले शायद मैंने आपको वीडियो शेयर नहीं की थी अपनी पावर शेयरिंग से रिगार्डिंग. तो बच्चे इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिए. अगर कोई फिर भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से 100% आपका 5 मार्क्स का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 1 मार्क के भी आएंगे. सो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.